नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर बोले मिथिलेश तिवारी, का कार्यक्रम सुन भावुक हो जाता हूं। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान का बड़ा बयान, का विपक्ष से आरोप प्रत्यारोप का करती राजनीति। नीति आयोग की बैठक को लेकर सुनील सिंह का बड़ा बयान, का विपक्ष को किया जा रहा है कमजोर। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भूषण निषाद ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये लोग देश को बांटना चाहते हैं। और सूर्य कुमार यादव ने तोड़ा विराट कोहली का वर्ल्ड रिकॉर्ड, टी20 मैच में किया बड़ा कारनामा। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम में 112वें एपिसोड को संबोधित कर रहे हैं। बता दें कि एपिसोड 22 भारतीय भाषाओं के साथ साथ 29 बोलियों और 21 विदेशी भाषाओं में प्रसारित किया जा रहा है। बता दें कि बजट पेश होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस मन की बात कार्यक्रम में बोल रहे हैं। वहीं मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस ओलंपिक को लेकर बात करते हुए खिलाड़ियों को समर्थन देने की बात कही है। वहीं इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने चीयर फॉर भारत का स्लोगन भी दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने ओलंपियाड में पदक विजेताओं के साथ फोन पर बात की और उनके अनुभवों को भी उन्होंने जाना है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा के संगठन महामंत्री व पूर्व लोकसभा प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मन की बात के कार्यक्रम में बोलते हैं तो ऐसी जानकारी देते हैं जिससे मन पूरी तरह से भावुक हो जाता है और उत्साह भी बढ़ाता है और प्रेरणादायक भी होता है। उन्होंने खादी के प्रचलन पर कहा कि महात्मा गांधी का प्रचलन नरेंद्र मोदी को महात्मा गांधी की आत्मा आशीर्वाद देती है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं मिथिलेश तिवारी। देखिए, मन की बात कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी जब भी बोलते हैं तो एक ऐसी जानकारी देते हैं जो देशवासियों के लिए, आगे के लिए उत्साह भी बढ़ाता है और प्रेरणादायक भी होता है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही उसमें उन्होंने कहा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में, मतलब जो 2 बार उन्होंने 10 साल सफल सरकार चलाई, इस बार तीसरा टर्म वो शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खादी का प्रचलन इस देश में इतनी बड़ी है कि 400 गुना ज़्यादा खादी का उत्पादन इस देश में हो रहा है और बिक्री बढ़ी है 400 गुना ज़्यादा। तो महात्मा गांधी जी की आत्मा आज नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा 150 लाख करोड़ का बिजनेस अगर ये हो, उससे भी ज़्यादा का बिजनेस खादी का हो गया तो भारत की आत्मा प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दे रही हो। तीसरी बात उन्होंने कही, हमारे जो बच्चे हैं जो पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके परीक्षा की चर्चा की भी बात उन्होंने की और करके उन्होंने जो अपने आने वाले भविष्य के जो बच्चे हैं उनको किस प्रकार से उन्होंने प्रेरणा दिया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो दुनिया के बाघ वो 70% बाघ भारत में ही पाए जाते हैं। ये सब ज्ञानवर्धक बातें। टूरिज्म, देश का कौन सा टूरिज्म कहाँ छुपा हुआ है, वहाँ लोगों को जाना चाहिए। तो टूरिज्म कैसे बढ़ेगा, हमारे देश में अनेकता में एकता, उसमें कई ऐसे जो हमारे संप्रदाय हैं जिनसे भी देश अछूता है उनकी जानकारी के बिना, उसकी जानकारी भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी। तो कुल मिला के प्रत्येक अंतिम रविवार को जो माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात कहते हैं वो पूरा मन की बात का कार्यक्रम प्रेरणादायी होता है, ज्ञानवर्धक होता है और पूरे देश के लोग मनोयोग से सुनते हैं। वो भाजपा को जो वोट नहीं भी देते होंगे वो भी सुनते हैं। और नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भूषण निषाद ने कहा कि ममता बनर्जी की आदत ही है, वो इस तरह का आरोप लगाती रहती हैं। उनका काम ही है सरकार पर आरोप लगाना, उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि बिहार को इस बार विशेष तौर पर दिया गया है, इससे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस की विधायक शिल्पा नेहा तिर्की के सवाल पर कहा कि बिहार के लोग रामगढ़ में जाकर मुखिया क्यों बनते हैं। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भूषण निषाद ने आगे कहा कि यह लोग बांटने वाले लोग हैं, हम लोग एक नेशन की बात करते हैं। वहीं आगे उन्होंने विपक्ष पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप बताइए, कौन नहीं कहीं जाकर के देश का प्रधानमंत्री बन जाता है दूसरे राज्य में, या कोई बात हुई क्या? ये लोग देश को बांटना चाहते हैं, विपक्ष कैसी राजनीति कर रहा है? आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, कुछ लोग को नरगल आलाप करने की आदत होती है, जो सरकार का प्रोटोकॉल है उनको नहीं मानने की आदत होती है, बिना मतलब का बात करने की आदत होती है। वैसे लोग
के बारे में क्या ही कहना। नीति आयोग की बैठक में सर ये भी कहा गया सर बहुत से मुख्यमंत्री जो है बजट से जो है वो खुश नहीं थे, इसी वजह से उसमें शिरकत नहीं की सर। ये बजट एक तरफा बनाया गया सर इसको लेकर। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और भारत की सम्मानित वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी का उद्देश्य है भारत को एक परम वैभवशाली विकसित भारत बनाने का। 2047 तक जो उन्होंने लक्ष्य लिया है कि भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बने, तो उसके लिए जो राज्य पिछड़े हैं उसको प्रायोरिटीज तो देना ही होगा। आखिर उसको मुख्य धारा में लाना है विकास। अगर हर स्टेट का प्रॉपर विकास नहीं होगा तो विकसित भारत बनेगा कैसे? इसलिए जो राज्य पिछड़े हैं, जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, उनको थोड़ा प्रायोरिटीज दी गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे स्टेट को नज़रअंदाज किया गया है, ऐसा कहीं से नहीं। राबड़ी देवी ने सर विधानसभा का सत्र खत्म होते वक्त कहा कि बीजेपी हमेशा कहती है कि 70 साल से कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो क्या 10 सालों में बिहार को और देश को बीजेपी ने बसाया है क्या? निश्चित रूप से बहुत डिफरेंस हुआ है। पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो बिहार में कितना परिवर्तन हुआ है। 10 साल पहले आप देखेंगे तो बिहार का जो स्थिति था, खास करके जो जब बिहार में एनडीए की शासन नहीं था, तो एनडीए के शासन से पहले बिहार में बिजली की क्या स्थिति थी, रोड की क्या स्थिति थी। आप किसी भी शहर से, जैसे मेरे मुजफ्फरपुर से ही अगर पटना आना होता तो 5 घंटा आपको लगता, लेकिन आज 1 से 1.5 घंटा में आप पटना पहुंच जा रहे हैं। डेवलपमेंट ये होता है, कभी बिजली के बारे में किसी ने कल्पना नहीं किया होगा, और आज बिहार में बिजली की जो स्थिति है, अब बहुत कम समय के लिए बिजली कटने पर न्यूज़ बनता है। और बिजली के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, पुल पुलिया के क्षेत्र में हो, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। उन्होंने बिहारियों पे सवाल खड़ा किया है कि रामगढ़ में आके बिहारी लोग मुखिया क्यों बनते हैं झारखंड में। डेमोग्राफी चेंज का उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि रामगढ़ में आके बिहार के लोग मुखिया क्यों बनते हैं। देखिए, मेरा मानना है कि भारत एक देश है, और भारत में कहीं भी जहाँ भी जो लोग रोजगार के लिए जाते हैं, जहाँ जिनको मौका मिलता है, एक देश होने के नाते कहीं भी लोग जहाँ एलिजिबल हैं लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। बिहार के लोग दूसरे कंट्री में जाकर के प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो ये छोटी मानसिकता है। ये लोग बांटने का प्रयास कर रहे हैं। बिहारी है, झारखंडी है, ये महाराष्ट्र के लोग हैं, हम लोग तो एक नेशन की बात करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को जनता समझ चुकी है कि ये लोग देश को बांटने वाले हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। शनिवार 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक हुई, जिसमें ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। तो वहीं नीति आयोग की बैठक को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि हम भी उस नीति आयोग की बैठक में शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी लोगों को संक्षिप्त बात रखने को कहा था। इसके साथ ही साथ चिराग पासवान ने आगे कहा कि विपक्ष को और कोई काम नहीं आता, वो सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। वहीं तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान गैर हाजिरी को चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को इस तरीके से नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से बिहार विधानसभा के मॉनसून सत्र में हंगामा और सिर्फ हंगामा देखने को मिला है और विपक्ष के नेता गायब रहते हैं। लोकतंत्र की प्रणाली में बहुत गलत मैसेज जाता है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। उस बैठक में नीति आयोग की उस बैठक में मैं भी मौजूद था, और ये सरासर गलत इल्ज़ाम है कि किसी का माइक वहाँ पे बंद कर दिया गया। पहली बात तो जब ये विपक्ष बोलता है कि माइक बंद कर दें, उस माइक का कंट्रोल वहाँ पे बैठे किसी भी व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है, उस व्यक्ति के खुद के हाथ में होता है। ना लोकसभा में, ना राज्यसभा में, ना ऐसी किसी बैठकों में। ऐसी बैठक में माइक सामने लगा होता है, ऑन ऑफ का स्विच सामने ही होता है। तो ये बात बोलना सरासर झूठ है जब कोई ये बोलता है कि मेरा माइक बंद कर दिया गया। हाँ, हर मुख्यमंत्री को, क्योंकि समय की बाध्यता थी, ओपन एंडेड अगर डिस्कशन को रखा जाता तो संभवतः हफ्तों तक ये बैठक ही चलती रहती। ऐसे में हर मुख्यमंत्री से ये विनम्रता पूर्वक आग्रह किया गया था कि अपनी बातों को संक्षेप में एक तय समय सीमा के भीतर रखा जाए। जब वो समय सीमा पूरी हुई, सिर्फ एक रिमाइंडर के तौर पर
उनको ज़रूर, जैसे तमाम मुख्यमंत्री को दोबारा से नोटिफाई किया गया कि भाई आपका समय समाप्त हो रहा है इस तरीके से। बट उसके बाद जिस तरीके से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी एकदम से उत्तेजित होकर उस बैठक को बीच में ही छोड़कर चली गई, मुझे लगता है ये आचरण गलत है। अगर आपको अपनी बात को रखना भी है, कोई नाराज़गी भी है, तो आप वहीं पे रखती ना, बोलती कि अभी मुझे और बोलना है, मुझे और कहना है। हम सब वहाँ पर मौजूद थे, प्रधानमंत्री जी स्वयं उनको सुनना चाहते थे, वित्त मंत्री जी स्वयं वहाँ पे मौजूद थी, वो भी चाहती थी कि भैया क्या बजट को लेकर वो अपनी बातों को रख रही हैं। बट जिस तरीके से उनका आचरण था, इससे ऐसा लगता है कि विपक्ष की पहले से ही ये सोची समझी एक रणनीति का ये हिस्सा था कि वो जाएंगी, हंगामा खड़ा करेंगी और नीति आयोग जिस मकसद के साथ हम लोग वहाँ पर बैठे थे, उसके मकसद को डाइवर्ट कर सिर्फ अपनी ओर पूरा ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से ये इस तरीके की कार्रवाई की गई है। कांग्रेस के साथ 4 सीएम ने बैठक को अटेंड नहीं किया, कहा बॉयकॉट कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे साथ बाकी स्टेट के साथ नाइंसाफी हुई है जिस तरीके का बजट आया है। भाई मेरी समझ के परे है। अगर आपको ऐसा लगता भी है, किसी भी राज्य को अगर ऐसा लगता है कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, तो यही वो उचित फोरम है ना। नीति आयोग की बैठक ही वो मंच है जहां पर जाकर आप प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी शिकायतों को आप रख सकते थे। इस मंच पर जाकर अपना ऐतराज़ आप दर्ज करा सकते थे, अपनी आपत्ति आप दर्ज करा सकते थे। और जो लोग ये बोलते हैं कि हम लोग के साथ भेदभाव हुआ, पहली बार देश में एक ऐसा बजट एक लंबे समय के बाद देखने को मिला जिसने पिछले 10 सालों में देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का लाभ जनता को पहुंचाने का काम किया। इसमें जहां प्रमुखता से देश के गरीबों का जिक्र किया गया, अन्नदाता का जिक्र किया गया, नारी शक्ति का जिक्र किया गया, युवा शक्ति का इसमें जिक्र किया गया। ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें प्रमुखता से उनको लाभ पहुंचाने के लिए योजनाओं की और राशि की घोषणा की गई। जो राज्य कहते हैं कि उनके साथ अनदेखी हुई, क्या उनके राज्य में गरीब नहीं है? क्या उनके राज्य में महिलाएं नहीं हैं? क्या उनके राज्य में किसान नहीं हैं? क्या उनके राज्य में गरीब वर्ग से आने वाले युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, क्या ये लोग नहीं हैं? तो सिर्फ राजनीतिक हंगामा करने के लिए, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि भाई ये लोग पिछले बजट भी निकाल कर दिखाएं कि किस किस राज्य को कितना कितना आवंटन किया गया है जब सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी। यूपीए की सरकार हो या उसके पहले की सरकार हो, कितने राज्यों का जिक्र किया गया। और मुझे ताज्जुब तो सबसे ज़्यादा राजद और कांग्रेस पर होता है। क्या राजद को खुशी नहीं होनी चाहिए कि भैया बिहार को एक बड़ी राशि आवंटित की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, यहाँ पर सड़क को लेकर हो, पुल के निर्माण को लेकर हो। बिहार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़, जिसका जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से मैंने किया। उस बाढ़ को लेकर लगभग 11,000 करोड़ की राशि अलग से आवंटित की जाती है। ऊर्जा को लेकर अलग से राशि आवंटित की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर राज्य में अलग से राशि आवंटित की जाती है। तो भैया अगर बिहार जैसा राज्य, जिसके लिए लंबे समय से हम लोग भी मांग करते थे भैया कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जब तक नहीं मिलता है, ये मांग भी हम लोग की थी कि बिहार को एक स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। आज मैं धन्यवाद करूंगा माननीय वित्त मंत्री जी का, और विशेष तौर पर मैं धन्यवाद करूंगा मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि एक लंबे समय से जो बिहार और बिहारियों की मांग थी, उस मांग को सुना गया है, उस मांग को पूरा किया गया है। अगर इस पर भी अगर राजद और कांग्रेस को अगर ऐतराज़ है, तो ये वही लोग हैं जो कतई बिहार का विकास नहीं चाहते हैं। आंखें जो आपका चैनल है, उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरियों बीन की तरह, और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24। अगर आप
आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बोलने के लिए समय नहीं दिया गया, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधान परिषद सदस्य सुनील सिंह ने कहा कि देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। वहीं आगे उन्होंने कहा कि आपने 2 दिन पहले देखा होगा किस तरीके से लोकतंत्र के मंदिर में हमारी सदस्यता को खत्म कर दिया गया। ये बिल्कुल तानाशाह की सरकार चल रही है। आइए आपको सुनवाते हैं और क्या कुछ कह रहे हैं सुनील सिंह। केंद्र हो तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा 2 दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सदस्यता रद्द को लेकर के आपके एनडीए के नेता लोग बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है क्या मामला है, क्या हुआ है। सर देखिए, मालूम उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मात्र नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सारी कार्रवाई की गई। केंद्र हो तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा 2 दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सदस्यता रद्द को लेकर के आपके एनडीए के नेता लोग बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है क्या मामला है, क्या हुआ है। सर देखिए, मालूम उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मात्र नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सारी कार्रवाई की गई। केंद्र हो तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा 2 दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सदस्यता रद्द को लेकर के आपके एनडीए के नेता लोग बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है क्या मामला है, क्या हुआ है। सर देखिए, मालूम उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मात्र नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सारी कार्रवाई। केंद्र हो तो ये बड़ा ही गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा 2 दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सदस्यता रद्द को लेकर के आपके एनडीए के नेता लोग बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है क्या मामला है, क्या हुआ है। सर देखिए, मालूम उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मात्र नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सारी कार्रवाई की। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भारत ने पहले T20 मुकाबले में श्रीलंका को हराकर 3 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की विजय शुरुआत कर दी है। टीम के नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले खेले में श्रीलंका के खिलाफ खेले गए मैच में अपनी टीम को जीत दिलाने के लिए कमाल की कप्तानी पारी खेली और इसी के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया है। बता दें कि श्रीलंका के साथ खेले गए पहले T20 मैच में सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करने आए, वह नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए, जहां उन्होंने महज 26 गेंदों में 58 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 223.08 का रहा। बता दें कि सूर्या को इस ताबड़तोड़ पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया। इस अवार्ड को जीतते ही भारत के नए नवेले कप्तान सूर्य कुमार यादव ने विराट कोहली के महा रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
दरअसल टी20 वर्ल्ड कप क्रिकेट में सूर्या का 16वां प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था। उन्होंने खेले गए 69 मुकाबले में 16 बार ये अवार्ड जीता है। बता दें कि वहीं अब तक टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड पर सूर्या का कब्जा हो गया है। देखा जाए तो फिलहाल दोनों ही खिलाड़ियों के नाम 16-16 अवार्ड है, लेकिन यदि आप मैचों की संख्या पर गौर करेंगे तो जाहिर तौर पर इस मामले में सूर्या कोहली से काफी आगे नजर आ रहे हैं। बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने कप्तान बनते ही रिकॉर्ड की झड़ी लगा दी है। सूर्या ने बतौर भारतीय कप्तान सर्वाधिक टी20 आई का सबसे बड़ा खिलाड़ियों का लिस्ट में हार्दिक पांड्या को भी पछाड़ दिया है। वहीं सूर्या 339 रनों के साथ फिलहाल चौथे स्थान पर है। उन्होंने अपनी पारी में 16 रन पूरा करते ही हार्दिक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस लिस्ट में नंबर 1 पर रोहित शर्मा का नाम आता है, जिन्होंने 1905 रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 1570 रन बनाए हैं, और MS धोनी 1112 रन के साथ तीसरे नंबर पर स्थान पर है। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।